So the next organelle we have is endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is an extensive network of membrane-bound tubes, sacs and vesicles that occupy most of the cytoplasm in almost all eukaryotic cell. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क. अब जैसे देखो सेल में एक तरफ न्यूक्लियस होता है, एक तरफ होता है सेल मेम्ब्रेन. अब इसके बीच में ये एक नेटवर्क काफ़ी एक्सटेंसिव नेटवर्क बनता है. आगे भी आपको दिखाती हूँ. मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं ऐसे ट्यूब्स और सैक्स एंड वेसिकल्स. ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. वेसिकल्स भी ऐसे होते हैं. सो सैक्स दीज आर द काइंड ऑफ जो एक के ऊपर दूसरी ट्यूब्यूल है तो ऐसे जो ऑक्यूपाई करते हैं साइटोप्लाज्म का सबसे ज़्यादा पार्ट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल मीन्स विच हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो उनमें जो होता है ऐसा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था इसको डिस्कवर्ड किया था किसने प्रपोज करा है? KR पॉटर ने. सो देन कंपोनेंट्स ऑफ ER के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? क्रिस्टीनिया वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना विद द माइटोकॉन्ड्रिया. वो सिस्टर्नी होती है. तो इसको नहीं सॉरी वो क्रिस्टिया होती है. दिस इज सिस्टर्निया. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं बिकॉज इसके बीच में अब जैसे इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ फिर आपको पता चलेगा कितनी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है. तो पहली बात है टाइप्स ऑफ ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं. उसके बाद आता है सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ए ग्रैनुलर मीन्स इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होते. तो यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं. तो अब देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज कंसर्न्ड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म. ये ग्लूकोज जो होता है ना हमारे हर एक सेल में, तो ग्लूकोज जो है इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, काफ़ी ग्लूकोज मिल के ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोरेज की फॉर्म में रखता है तो वो ग्लाइकोजन होता है. ठीक है. तो कंसर्न्ड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म. हमारे जो मसल्स में या हमारे सेल्स में जो भी ग्लाइकोजन है या लिपिड है, लिपिड मीन्स फैट, उसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है? स्मूथ. मेटाबॉलिज्म मतलब उसका जो भी एक्टिविटी होनी है उसको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी है वो कहाँ पे हो रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. अब इसका ये स्ट्रक्चर देखो. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ न्यूक्लियस है तो ये मान लो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, दूसरी तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है. तो उन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हो. सो दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पे इसने बोला था सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. अब इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स क्यों कहते हैं? एक तरफ इसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के साथ अटैच है, दूसरी तरफ से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है. तो ये बीच में आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये देखो अगर न्यूक्लियस की भी बात करो तो ये अंदर वाली लेयर है तो इनर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली लेयर है तो आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में ल्यूमेन या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है. तो ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेल्प जो हमने पीछे भी पढ़ा है. सो दिस इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा राइबोसोम्स शो करे हुए हैं. दैट मीन्स दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इनका जो अकेला मतलब स्ट्रक्चर देखें तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट आ जाते हैं सिस्टर्निया. अब ये देखो सिस्टर्निया होते हैं लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स जो एंड पे क्लोज्ड होती हैं. ठीक है. इनके एंड क्लोज होते हैं, ये दिख रही है ना आपको. तो इनके ऊपर राइबोसोम्स भी हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं सिस्टर्निया. तो ये होते हैं वेसिकल्स जो ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं. दीज आर द ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये थोड़ी सी इनकी ब्रांचिंग भी निकली होती है. सो दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन अब यहाँ पे देखो और एलेबोरेट करके दिखाया है. दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बाहर सरफेस पे क्या है? राइबोसोम्स है. तो ये बीच में जो आ जाता है दिस इज़ ल्यूमिन होता है जो उसका सेंटर जहाँ पे जो सारी रिएक्शंस होती हैं. तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिल्कुल सेम, बस इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है. तो अब इनके फंक्शंस देखो क्या क्या होते हैं. फर्स्ट आ जाता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। तो अब जैसे देखो बिकॉज ये कितना ज़्यादा इधर आ रहा है इधर आ रहा है, तो इससे क्या है जितना ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई चीज़ सीधी होती है तो कोई चीज़ ऐसे इतना ही है, जगह इतनी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। तो अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे भी जो भी चीज़ की होगी मतलब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना। देखो उसी तरीके से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सके। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, एक होती है बच्चे कैटाबॉलिक होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस ब्रेक होते हैं, तो एक होती है एनाबॉलिक जिससे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। सो देन इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स दैट इज साइटोप्लाज्म। तो कोलाइडल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। अब हमने पीछे पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिस भी होती हैं, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स भी होती हैं, साइटोसोल भी होता है। तो ये क्या बनाता है, कोलाइडल वो होता है जो बिल्कुल क्लियर नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो इट गिव द इंटरनल सपोर्ट, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसको ये इंटरनली सपोर्ट करता है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। अब जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं जैसे हमारे पास आगे प्रोटीन्स हो गए, सिंथेसिस भी होती है थोड़ी देर के लिए, स्टोरेज भी होती है और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट भी होता है जो भी प्रोडक्ट है, नॉट ओनली प्रोटीन, इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इनका ट्रांसपोर्ट भी होता है। देन इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है, इसकी भी फ़ोटो भेजती हूँ। तो एक स्ट्रक्चर होता है सेल प्लेट, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको, क्योंकि एक सेल है ना, एक सेल के बीच में है न्यूक्लियस, तो अब ये दोबारा से डिवाइड होगा न्यूक्लियस पहले तो उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो ये उसकी क्या करता है कि जो दोबारा दो न्यूक्लियस बन रहे हैं ना, इनकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, फिर ये साइटोप्लाज्म भी टूटता है और दो अलग अलग सेल बन जाते हैं। तो जब सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पे सेल प्लेट भी क्या है, यहीं पे बताती हूँ कि ये जो दो सेल्स के बीच में पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होके अलग अलग हो जाता है ना, ये ऐसे एक कंस्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती है, दैट इज सेल प्लेट। फिर ही ये दो सेल सेपरेट हो जाते हैं। तो और इसका फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये हमने 8th में भी जैसे कितना इलेबोरेट किया था तब भी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अब इनका काम क्या है, टू सिक्रीट लिपिड्स मतलब फैट को सिक्रीट करना, अलॉन्ग विद प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और क्या होता है, जैसे हमने पीछे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तो इसने लिपिड बना दिया, विच अलॉन्ग विद प्रोटीन, जो प्रोटीन के साथ क्या बना रही है, सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है ना लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, किस प्रोसेस से, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो जैसे ड्रग्स है, पॉइजन्स है, तो उनको बॉडी से डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका साइटोस्केलेटन क्या है, जैसे हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बॉडी को स्केलेटन प्रोवाइड कर रही है, जैसे बोन्स है, उसी तरीके से ईयर में ऐसी कौन से स्ट्रक्चर है जिन्हें हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो 3 चीज़ें होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये अभी के लिए आपके सिलेबस में इतना इलेबोरेट नहीं है। तो ये एक काइंड के ट्यूब्यूल्स होते हैं जो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द 3 ऑर्गेनेलिस ऑफ our cell. Rest of organelles we will discuss in tomorrow's lecture.